अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कैंट्स ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहे थे। कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशंस बहुत फेमस है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन सबको जानते हैं। कैंट्स ऑब्जर्वेशन में बताती है कि हमने मरीज़ की ट्रीटमेंट कैसी करनी है। मेडिसिन हमने दी, हमारा बेसिक होम्योपैथिक का रूल ये है कि जिस्म के अंदर जब भी कोई चीज़ दाखिल होगी वो कोई ना कोई चेंज पैदा करती है, जो वाइटल फोर्स के साथ मिलकर एनहांस हो जाती है। इसको मैयर कैसे करना है, इसको जज कैसे करना है, और जो कुछ होगा उससे को कैसे हैंडल करना है, ये कैंट्स ऑब्जर्वेशन है। तो जो पिछली हमने पोस्ट की थी, जो फर्स्ट इसमें जो पोस्ट है कैंट्स ऑब्जर्वेशन के अंदर, उसके अंदर मैं इन शॉर्ट इसको डिस्कस किया। आज हम इनको सीरीज़ वाइज यानी 1 2 3 4 5 करके हम इनको स्टडी करेंगे। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रोवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। नाज़रीन, अगर इसको समझा जाए तो ये सबसे मेजर, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे वंडरफुल ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं कि अलामात के अंदर जो अद्वियात देने के बाद ज़्यादती पैदा हुई वो तो काफ़ी देर चलती रही, लेकिन उसके बाद पेशेंट की तबीयत बजाय बेहतर होने के ख़राब होनी शुरू हो गई। ये वंडरफुल चीज़ है। इसको आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं उन्होंने इसको बारहा ऑब्ज़र्व किया होगा, और आपको पता है कि ये चीज़ हमारी जान नहीं छोड़ती। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न क्या होती है? हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा हो रही होती हैं। ये पैथोलॉजिकल चेंजेस कंटिन्यूसली लगातार पैदा हो रही होती हैं, यानी कि कंटिन्यूसली पैदा हो रही होती हैं, और यही एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही होती हैं, जिनकी वजह से मरीज़ की अलामात में इख्तिताम या ख़त्म यानी एंड नहीं होता। बेसिक वजह क्या हो सकती है? ट्यूबरक्लोसिस है, कार्सिनोसन है, कार्सिनोमा है। इसके अलावा ह्यूमन प्यूपलोमा HPV यानी ह्यूमन प्यूपलोमा वायरस है। इन तमाम अमराज के अंदर कंटिन्यूसली नई अलामत पैदा होती रहती हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा होती रहती हैं, और यही एक बहुत बड़ी रुकावट बनती रहती हैं, जिसकी वजह से रिकवरी पैदा नहीं हो सकती। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है? हमने लगातार पेशेंट को रेमेडीज़ देनी होती हैं, लेकिन अब ये पोटेंसीज़ हमें मदर टिंचर 3x और 30 यानी कि बहुत छोटी लो पोटेंसीज़ के अंदर हमें पेशेंट को देनी होंगी। अदरवाइज़ वो जो बहुत तेज़ रफ्तारी से पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा हो रही हैं उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन में कैंट कहते हैं लॉन्ग एग्रोवेशन बट फाइनल स्लो इम्प्रूवमेंट। अब ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि एग्रीवेशन तो बहुत शदीद हुई, हमने मेडिसन दी, उसमें एकदम एग्रीवेशन पैदा हो गई। अब जितना शदीद एग्रीवेशन हो अक्सर औक़ात उतना ही तेज़ इलाज भी होता है, लेकिन अब एग्रीवेशन तो हो गई लेकिन और कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ही स्लो इम्प्रूवमेंट पैदा हुई। तो अब इसकी वजह क्या होती है? पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा हो रही हैं, और वो अर्ली स्टेजेस में, यानी कि वो लगातार पैदा हो रही है, और अभी तक वो एज सच कोई बहुत गहरा मादा नहीं बना सकी। अब क्योंकि वो बहुत गहरा मादा नहीं है तो उसकी वजह से फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो लगातार उसके अंदर तब्दीली पैदा हो रही है और जो जहरीला मवाद है वो पैदा हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ही स्लो है। अब इसके लिए डॉक्टर कैंट फरमाते हैं कि इसका जो रेमेडी होगी, इसका जो इलाज होगा वो ये होगा कि मेडिसिन को रिपीट ना किया जाए, मेडिसिन को रोक दें और ऑब्ज़र्व करें कि अब एक्चुअली पेशेंट के साथ हो क्या रहा है। ये यूँ समझ लें कि वॉच एंड सी वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ पर लागू होगी, उसका यहाँ पर इतलाक़ किया जाएगा, और मज़ीद मेडिसिन ना देकर हम सिर्फ ये देखेंगे कि अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब जब इसको बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट है, अगर इस टाइम हम मेडिसिन देंगे तो हो सकता है कि वो एग्रीवेशन और चेंज हो जाए और अलामत किसी नए रुख पर आ जाएँ, और उसके बाद हमारे लिए केस को संभालना, हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाए। आई होप इट इज़ डन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। एग्रीवेशन इज़ क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद रैपिड इम्प्रूवमेंट्स। अब ये सबसे वंडरफुल ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर कैंट फरमाते हैं कि एग्रीवेशन जो है वो हुई, और एकदम हुई, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुई। अब ये जो हुई इसके बाद एकदम बहुत तेज़ रफ्तारी से चेंज ही पैदा हुई। मिसाल के तौर पर सर में शदीद दर्द था, आंखें सुर्ख थीं, बेलाडोना दी, मामूली सा बोझ बढ़ा, और उसके बाद एकदम हमने महसूस किया कि उसकी सुर्खी भी ख़त्म हो गई, सर का दर्द भी ख़त्म। आई थिंक यू गॉट इट। देखिए ना, बेलाडोना के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बेलाडोना के पेशेंट का सर फट रहा होता है,
आंखें सुर्ख होती हैं, चेहरा सुर्ख होता है, अचानक ये मर्ज हुआ होता है। अब जो डॉक्टर कैंट की जो थर्ड ऑब्जर्वेशन, हमने इसको जब गहराई से देखा तो हमें क्या नज़र आया कि एग्रीवेशन इज़ क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी एग्रीवेशन मेडिसिन बेलाडोना से जो हुई बहुत ही यानी फ्यू इंस्टेंस के लिए थी, यानी चंद समसानियों के लिए, बहुत ही शॉर्ट थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सिर्फ चंद लम्हों में ही उसने सर के दर्द को ख़त्म कर दिया। ये फैरम फासम ने दी थी, बुखार का स्टार्ट हुआ था और वही सुर्खी थी, वही सोजिश थी, और चंद लम्हों के अंदर पेशेंट ने बहुत ही ट्रेमेंडसली जो रिकवरी देनी शुरू कर दी। अब इसकी वजह क्या हुई? क्योंकि अब यहाँ पर कोई इरिवर्सिबल किस्म का कोई चेंजेस हमें नहीं था, कोई वाइटल ऑर्गन्स में कोई बहुत बड़ा ख़राबी का मसला नहीं था, ऑर्गन्स में किसी किस्म का कोई इशू नहीं था, अलामात के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा नहीं हो रही थी, या बग़ैर पैथोलॉजी की ये मर्जियाती कैफियत थी। अब हमने यहाँ पर करना क्या है? डॉक्टर हैनीमैन फरमाते हैं कि अब स्टॉप द मेडिसिन एंड ऑब्ज़र्व टिल इम्प्रूवमेंट टेक प्लेस। अब मेडिसिन को हम रोक देंगे और सिर्फ मरीज़ को चेक करते रहेंगे कि एक्चुअली अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर अब हम मेडिसिन देंगे तो हो सकता है कि जो रेमेडी है या मेडिसिन है वो अपना इम्पैक्ट डालना शुरू कर दे और केमिकल चेंजेस जो इसमें वाक़ू पज़ीर हों उनको हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाए। अब नाज़रीन हम आते हैं चौथे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ है, वो है नो एग्रीवेशन व्हाटसोएवर विद द रिकवरी ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट के अंदर रिकवरी तो हो रही है लेकिन एग्रीवेशन कोई नहीं हो रही। कैसी ट्रेमेंडस बात है! यानी एग्रीवेशन किसी किस्म की नहीं है लेकिन रिकवरी है। और आप देखें एक्चुअली सूरत हाल भी यही होनी चाहिए। इसका मतलब है जो हमने रेमेडी दी थी वो भी बिल्कुल एक्चुअल या सही पोटेंसी की थी, और जो इंटेंसिटी थी वो भी हमारे कंट्रोल में थी। एवरीथिंग वाज इन अवर कंट्रोल। हमने मेडिसिन दी, वाइटल फोर्स के साथ जाके कंपैटिबल हुई, और अब उसके अंदर बग़ैर किसी एग्रीवेशन के पेशेंट की जो अलामात है उसके अंदर बहुत तेज़ रफ्तारी से रिकवरी होनी शुरू हो गई। इसकी रीज़न क्या थी? जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का जो टिश्यू चेंज नहीं हुआ था, और किसी भी किस्म की जो यानी टिश्यू चेंजेस की टेंडेंसी जिस्म के अंदर मौजूद नहीं थी। देखें ना, सिंपल केस था, अचानक सर में दर्द हुआ या अचानक ठंडी हवा लगी, अचानक उसकी आंखों में सुर्खी महसूस हुई या नासाज़ियत तबाह हुई। अब ये क्लियर केस था एकोनाइट का। एकोनाइट की एक डोज दी गई, पेशेंट बग़ैर किसी एग्रीवेशन के कवर होना शुरू हो गया। अचानक मसला पड़ा, बदहज़मी हुई, वॉमिट या नौज़िया महसूस होना शुरू हुआ। नौज़िया के हिसाब से रिस्पेक्टिवली मेडिसिन दी, एपिकॉक ही दे दी या नेट्रमफॉस ही दे दी। अलामात में क्योंकि किसी भी किस्म का कोई मादा इन्वॉल्व नहीं था, पेचीदगी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो क्या हुआ? विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। रिज़ल्ट क्या हुआ? उसकी सेहत की बहाली की सूरत में, यानी रिकवरी आनी शुरू हो गई। अब ये एक आइडियल जो है केस है किसका? हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का। देखें अलामात बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उसी तरतीब से, उससे उल्ट तरतीब से रफ़ा हो जाती हैं जिस तरतीब से वो वाक़ हुई होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डॉक्टर कैंट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक सिर्फ यही कहेंगे कि अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि जो हेयरिंग का लॉ ऑफ क्योर उसको बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें। उसके पढ़ने से हमें एक गाइडलाइन मिलेगी कि हमने पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करना है या उसकी अलामात को ख़त्म करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करनी चाहिए, या अगर मरीज़ वाकई ठीक हो रहा है तो किस तरतीब से उसकी अलामात ख़त्म हो रही हैं। उम्मीद है कि 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए हम अगली पोस्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।